नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय वनस्पति के बारे में। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट वनस्पति का प्रकार है पर्वतीय वनस्पति। और जिस तरह इसका नाम है कि यानी कि पर्वतीय यानी पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। तो अगर हम लोग देखें, मोटा मोटा इसका आइडिया देखें तो लगभग अगर हम लोग समझें तो ये हिमालय से शुरू होकर कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उसके अलावा आपका त्रिपुरा, इन सब क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है। और दक्षिण में मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो जो दक्षिणी सह्याद्री है, खासकर अन्नामलाई है, पलनी पहाड़ियाँ हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, उन पहाड़ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कुछ हिस्सों पर ये पश्चिमी घाट पर्वत पर, बाकी इसके अलावा विंध्याचल सतपुड़ा वाले कुछ क्षेत्रों पर भी वनस्पति पाई जाएगी। तो जो पर्वतीय वनस्पति, इस तरह इसका नाम ही है कि पर्वतीय वनस्पति। लेकिन अगर हम लोग समझें और देखें तो जो पर्वतीय वनस्पति है, इस पर जैसे ही आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वनस्पति के अनुक्रम में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर चोटी की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ निश्चित ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो आपको वृक्षों की प्रजातियां वो बदलती हुई नजर आएंगी। यानी एक तो एक बेसिक आप देखिए कि यानी कि ऊंचाई पे जाने पे पर्वतीय वनस्पतियों के अनुक्रम में अंतर पाया जाता है। और तो और यहाँ तक कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के ही दो पोर्शन अभी रहेंगे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। अगर दो व्यक्ति पूर्वी हिमालय में एक आदमी चढ़ेगा, एक पश्चिमी हिमालय चढ़ेगा, उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो क्या कारण है, किन कारणों से अंतर होता है, फिर वो हम लोग जब कौन कौन वनस्पतियों के प्रकार मिलेंगे, शुरुआत में क्या मिलेगा, अधिक ऊंचाई जाने पर क्या मिलेगा, उसकी ऊंचाई जाने पर क्या मिलेगा, कितनी ऊंचाइयों पर कौन कौन वनस्पतियां मिलती हैं, वो हम लोग देखेंगे। उनके कुछ पौधों की प्रजातियां देखेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग इस ढंग से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान होगा। तो पर्वतीय वनस्पति के बारे में अगर हम लोग देखें, पर्वतीय वनस्पति को समझें तो पर्वतीय वनस्पति में एक तो बेसिक ये जो वनस्पति है, इसके दो क्षेत्र होंगे, एक उत्तर भारत, ये देखिए, और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत में अगर हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर से ये असम तक, ये देखिए प्रॉपर अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक पूरा फैला हुआ एरिया है। और इस सब के अलावा नागालैंड, मणिपुर, इन सब मेघालय, इन सब क्षेत्रों में तो पाए ही जाएंगे। ये देखिए मेघालय में नहीं है, मेघालय में नहीं। ये इधर हम दक्षिण भारत देखें तो दक्षिण भारत मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो दक्षिणी सह्याद्री, तो हम दक्षिणी सह्याद्री की बात कहेंगे, यानी कि अन्नामलाई, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। बात हो रही है आपका नीलगिरी की, इस पूरे क्षेत्रों में बात हो रही पालनी क्षेत्र में, एक तो इस क्षेत्रों में, और इसके अलावा विंध्याचल क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में ये हम लोग देखेंगे, सतपुड़ा क्षेत्र में भी। इस पे जो वनस्पति पाई जाए उसको इन क्षेत्रों में उनको भी हम लोग सोलास वन कहा जाएगा। पूछा गया यूपीएससी में भी कि सोलास वन कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री में, खासकर अन्नामलाई, नीलगिरी और पर्वतीय क्षेत्रों में। और यहाँ पर 1500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर, ये देखिएगा 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सोलास वन रहेंगे। ये देखिए सवाल सब जगह बनते हैं कि 16 वन कहाँ पाए जाएंगे, 16 वन कहाँ पाए जाएंगे। तो दक्षिण भारत में खासकर नीलगिरी, अन्नामलाई और पलनी के जो क्षेत्र है वहाँ पर 1500 मीटर ऊंचाई पर जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है उनको हम लोग 16 वन के रूप में जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन प्रजातियाँ रहेंगी अभी हम लोग वो देखेंगे। ये हम लोग इनके अलावा कुछ विंध्याचल सतपुड़ा, चूंकि उनकी ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे कम पाए, तो मुख्यतः यहीं पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। जो पर्वतीय वनस्पति है मुख्यतः 1500 मीटर के ऊपर पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि चाहे नीलगिरी हो, चाहे अन्नामलाई हो, इनकी जो अन्नामलाई सर्वोच्च चोटी का आप लोग अनायमुडी है, उसकी ऊंचाई जाते हैं 2696, नहीं मतलब 1500 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसलिए यही दक्षिण भारत में मुख्यतः यहीं पर ही पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी। और इनकी ऊंचाई 1500 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊँची नहीं, एवं ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती है। लेकिन अधिक ऊंचे भागों पर वहाँ पर भी ये वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, लेकिन मुख्यतः यहाँ पाई जाएंगी। और यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, कुछ हिस्सा इसका नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई क्षेत्रों पर ये वनस्पति पाई जाएगी, जिनको हम लोग कहेंगे पर्वतीय वनस्पति। ये देखिए हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक।
अब पर्वतीय वनस्पति के बारे में अगर हमको पढ़ना है, इसको समझना है इसके बारे में, तो उसको हम लोग देखें। समझिए बात को। पर्वतीय क्षेत्रों में मान लेते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस पे जैसे ही आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे, ऊंचाई में जाने पर ये देखिएगा जाएंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग वनस्पतियाँ मिलेंगी आपको। यानी कि ऊंचाई पे जाने पर अगर एक आदमी एक्स आदमी देखिए कि आदमी यहाँ है, एक आदमी वाई में है, एक जेड यहाँ देखिए है, और ये ए आदमी यहाँ है, 4 आदमी है, ए जेड वाई और ये एक्स। ये समझिए। इन सब लोगों से पूछा कि भाई आप जहाँ पर वहाँ कैसी वनस्पतियाँ मिलेंगी, तो एक ही समय पर, एक ही समय रहे, एक ही दिन, एक ही टाइम पर आपका अगर हम लोग देखें तो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग वनस्पति रहेंगी। यहाँ जो व्यक्ति रहेगा देखिएगा उसको फील होगा कि मैं टैंगा टुंड्रा वनस्पति का प्रकार बैठा हूँ। ये कहेंगे मैं अल्पाइन वनस्पति में हूँ, ये कहेंगे मैं शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति में हूँ। और हो सकता है यहाँ के जो लोग नीचे ऊंचाई पर रहेंगे तो आपको सदाबहार वनस्पति, रोडोडेंड्रॉन वनस्पति मिल जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर रहेंगे तो पतझड़ भी मिल सकती हैं। मतलब आप समझिए कि यानी कि ऊंचाई पर जाने पर वनस्पतियों के अनुक्रम में अंतर पाया जाता है। यूपीएससी में या अदर स्टेट सर्विसेज में पूछा जाता है आखिर ऐसा क्यों। तो बड़ा सिंपल सा बात है, कहीं अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो पहली बात देखिए भाई तापमान में कमी दिखती है आपको, तापमान में कमी दिखेगी, तापमान में अंतर दिखेगा। अब एक वनस्पति के विकास के लिए तापमान का बहुत बड़ा रोल है, जितना तापमान यहाँ रहेगा उतना वो तापमान यहाँ नहीं रहेगा। दूसरा वायु दाब में कमी पूछा जाता है, अंतर में वायु दाब में कमी दिखती है, ये आप कह देंगे। इस सब के अलावा हम लोग अधिक ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आपको दिखेगी, अंतर दिखेगा, मात्रा में अंतर दिखेगा। आगे हवाओं की जो गति होगी वो धीमी होगी और उसमें हल्कापन आएगा, ये भी रहता है। तो ये दशाएं देखिए। और तो और यहाँ पर चूँकि घाटी रहेगी तो मिट्टी उपजाऊ रहेगी, यहाँ पे कम उपजाऊ रहेगा। तो मिट्टी का ऊंचाई पे जाने पर अनुपजाऊ होना, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। तो एक बार पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊंचाई पर आप जाएंगे तो जलवायुविक दशाओं में अंतर मिलता है। तो जलवायु दशाएं बदलेंगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो वनस्पति है, अगर जलवायु दशाएं बदल जाएंगी तो वहाँ पर जो वनस्पति होंगी उनका प्रकार बदल जाएगा। जलवायु दशाओं में वहाँ पे तापमान, वहाँ पे नमी, ये सब चीज़ हम लोग देखें। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर नमी कम रहेगी, ऊपर नमी देखिए, नमी में अंतर हो जाएगा, वर्षा की मात्रा में अंतर हो जाएगा। यहाँ तक कि तापमान में, वायुदाब में, हवाओं की गति में, मिट्टी के उपजाऊपन में, इन सब में, भूगर्भिक संरचनाओं में, सब में अंतर मिलेगा। जब अंतर मिलेगा तो निसंदेह जो है वनस्पति के प्रकार में भी हमको अंतर दिखेगा। अगर यूपीएससी में इस तरह कोई सवाल पूछे तो उसका मतलब है कि जलवायुविक दशाओं में खासकर तापमान में कमी, वायुदाब में कमी, वर्षा की मात्रा में कमी, हवाओं की गति में हल्कापन या धीमापन और मिट्टी के अनुपजाऊ होने की वजह से ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति के प्रकार में एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। तो एक तो बेसिक बात है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, अदर स्टेट के दृष्टिकोण से क्लियर होनी चाहिए आखिर ये अंतर क्यों है। अब सवाल ये है कि जो अंतर है तो यहाँ पर कौन वनस्पति दिखेंगी, यहाँ कौन, यहाँ कौन, यहाँ कौन, तब भी थोड़ा हमारा एक और अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी अगर हम लोग देखें एक्स वाई जेड और ए 4 व्यक्तियों को अगर हम लोग सबको देखें कि सब लोग यहाँ पर चढ़ गए हैं, एक आदमी को यहाँ है, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक सबसे अगर फ़ोन से बात की जाए, उसे पूछा जाए कि भाई आपके आसपास कैसी वनस्पतियां हैं, वो बताएंगे, देखेंगे सब में अंतर देखने को मिलेगा। तो आखिर कितनी ऊंचाई पर कौन वनस्पतियां मिलती हैं पहले ये समझते हैं। एक ये तो पहले बेसिक पर्वतीय क्षेत्रों में समझेंगे, फिर पश्चिम पूर्वी हिमालय में भी अलग अलग अंतर होता है, वो अलग से देख लेंगे, उसका क्या कारण है, उसका और कुछ कारण है, इनके अलावा कुछ और कारण होंगे, उन कारणों को फिर समझ लेंगे, तब जाकर हम इस टॉपिक को समझ पूरा अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। तो ये जरा हम लोग इसमें देखें। ये तो मैंने बताया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऊंचाई पर जाने वनस्पति में कमी के कौन कौन कारण हैं। ठीक। अब ये है कि मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र, इस पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई आपसे कह दे कि यहाँ पर ये आपका सिर्फ 1500 मीटर तक, इसको हम लोग 4 भागों में बांट लेते हैं, 2500 मीटर तक, एक बेसिक अंतर हम लोग देखते हैं 4500 मीटर तक,
और ये अभी हम लोग अंतर नहीं देख रहे हैं पूरा पश्चिम हिमालय में, हम तो केवल एक पर्वत को देखते हैं, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, जहाँ का भी हो, चाहे पूर्वी हिमालय का कोई पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे पश्चिमी हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो, हमसे मतलब नहीं है। मतलब एक पर्वतीय क्षेत्र है, अगर देख लीजिए उस पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम लोग समझें, विभिन्न ऊंचाई पर जाने पर वनस्पतियों में अंतर दिखेगा। अगर हम लोग समझे यहाँ पर और देखें जरा, तो अगर हम लोग इस यानी कि 0 से 15 तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधी यानी कि ट्रॉपिकल इवन सदाबहार, तो यहाँ पर सदाबहार भी दिखेंगी और पतझड़ वनस्पति भी दिखेंगे। सुनिए, जब हम पतझड़ कहते हैं, पतझड़ दो तरह की होती हैं, आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़। दोनों पतझड़ वनस्पतियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि सदाबहार वनस्पतियाँ हों चाहे पतझड़ वनस्पतियाँ हों, वह सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यानी कि 1500 मीटर ऊंचाई पर अगर हम लोग देख ले रहे हैं तो हमको आपका सदाबहार शुरुआत में लगभग 900-800 मीटर तक तो सदाबहार दिखे, उसके ऊपर जाने पर आपको पतझड़ दिख जाएंगे। यानी कि सदाबहार वनस्पतियाँ आप जानते हैं, उनमें अच्छी तरह आपको पता है, आपको पढ़ चुके हैं। महोगनी है, इबोनी है, स्प्रूस है, उसके बाद आपका आइसवुड है, रोजवुड है, ये सारी वनस्पतियाँ, आयरनवुड है, बांस है, बेत है, नारियल है, ये सारे वनस्पतियों का आप लोगों ने नाम सुन रखा है। सारी जो वनस्पति, जारुल है, रबड़ है, काजू है, सारी वनस्पतियाँ जो आपकी रहेंगी ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ हैं। इसके अलावा शीशम, साल, सागौन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अक्सलवुड, इमली, ये सारी पतझड़ वनस्पतियाँ रहेंगी। लेकिन जो सारी वनस्पतियाँ हैं आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें, जरा देखिए, इसके ऊपर आपको मिलेंगी शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति। ये शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति, यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट वनस्पति देखिए आपको यहाँ पर मिलेगी। ये 1500 से लेकर 2500 मीटर तक जितने सारे हिल स्टेशन हैं सब यहीं पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर वनस्पति मिलेगी। उसके ऊपर हम लोग अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको वनस्पति मिलेगी अल्पाइन। ये अल्पाइन वृक्ष यहाँ ज़्यादा है, इसी को हम लोग कहते हैं शंकुधारी वनस्पति भी हम लोग देखेंगे, या इसी को हम लोग कोणधारी वनस्पति कहेंगे। ये देख लीजिएगा, इसी को हम लोग टैंगा वनस्पति कहेंगे। तो ये सब अल्पाइन, शंकुधारी, कोणधारी, टैंगा, ये सब वनस्पति हमको 2500 से लेकर 4500 मीटर ऊंचाई पर मिलेगी। और इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो टुंड्रा वनस्पति, ये देखें। यानी कि आज के बाद अगर कोई पर्वतीय वनस्पति आपसे कहे तो बड़ा सिंपल कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊंचाई पर चढ़ने पर, ये देखिए, वनस्पति के में विशुद्ध आपका अनुक्रम में बहुत सारा असमानता पाई जाती है, अनुक्रम बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। 1500 मीटर तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार या पतझड़ वन मिलेंगे। उसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं, उसके ऊपर हम लोग टैंगा है, उसके ऊपर टुंड्रा है। तो यही मैंने कहा ना, अलग अलग क्यों है, मैंने बताया था कि ऊंचाई पर जाओगे तापमान में कमी, वायुदाब में कमी, हवाओं का हल्कापन, हवाओं का धीमा होना, या ये सब के अलावा जो है मिट्टी का अनुपजाऊ होना, इन सब कारणों से, ठीक है ना, आपका ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति में अंतर पाया जाता है। तो एक बहुत बेसिक, ये देखिए पूरा बैटर आपको लिखित में आपको मिल जाएगा, आपको समझिए बात को। कारण क्या था मैंने बताया, क्या अंतर मिलता है, ये अंतर मिलता है। अब ये आपको पढ़ाया जा चुका है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति आप सब जानते हैं, आप इसमें कौन कौन है मैंने बताया है कई बार आपको। महोगनी है, इबोनी है, और इसके बाद आपका सिनकोना है, रोजवुड है, आयरनवुड है, ये सारा जो है आपको हम लोग देखेंगे। आइसवुड है, नारियल है, बांस है, बेत है, ताड़ है, जारुल है, रबड़ है, ये सारी वनस्पतियाँ हमारी उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ रहेंगी। इसी तरह हम लोग आम है, महुआ है, पीपल है, बरगद, साल, सागौन, नीम, जामुन, आंवला, ये सब हमारा पतझड़ वन में रहेगा। आर्द्र पतझड़ में होगा। शुष्क पतझड़ में अगर हम लोग देखें तो इमली है, अमलतास है, अक्सलवुड है, पलास है, खेर है, ये सब हमारा पीपल है, सब हमारा शुष्क पतझड़ वर्ग में रहेगा। सब पढ़ाया जा चुका है आपको। अब सवाल है इनमें क्या क्या रहेगा, ये तो आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में, यानी आपको जानकारी है। जब आप लोगों ने सदाबहार वनस्पतियाँ या पतझड़ वनस्पतियाँ या कटीले वन पढ़े थे, वहाँ हम लोगों ने डिटेल में इसको देख लिया था। अब हमारे सामने ये टॉपिक है कि शीतोष्णकटिबंधीय वन। ये देखिए शीतोष्णकटिबंधीय वन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन बनाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वन में अगर हम लोग देखें, इसको आप लोग सबसे, इसका जो प्रमुख वृक्ष है उसका नाम है देवदार। ये देखिए देवदार, ओक, मैपिल, बर्च,
सब आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओक, मैपिल, बर्च, आपका वालन, चिनार, वालन, चिनार, सल्डर, चेस्टनट, ये देखिए सारे इसके प्रकार, सीडार, चेरी, सीडार, ये देखिए ये सारे वृक्ष आपके शीतोष्णकटिबंधीय वृक्ष है। इनका सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है इनका? भाई देखिए देवदार प्रमुख वृक्ष, जो 1500 मीटर ऊंचाई पर मिलता है, लगभग 30 मीटर ऊंचा होता है, 6 से 6 मीटर के आसपास लगभग चौड़ा होता है। जो देवदार, इससे बड़े सुगंधित तेल भी बनता है। तो जो देवदार देखिए, तो देवदार यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। देवदार, ओक, मैपिल, बर्च, वालन, चिनार, सल्डर, चेस्टनट, चेरी, सीडार, ये सब शीतोष्णकटिबंधीय वन है। यानी कि अगर एक आदमी, मान लेते हैं बी आदमी यहाँ पर है और ए आदमी यहाँ पर है, तो इसको देखिएगा यहाँ पर वाले को दिखेंगे उस कटिबंधी, वो भी अगर नीचे रहेगा तो सदाबहार वन, थोड़ा बीच में रहेगा तो पतझड़ वन मिलेगा। यानी कि पर्वत को ही समझ लो तो भारत में पूरा वनस्पतियों का स्वर्ग हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, अगर उनको हमने समझ लिया तो बाद पूरी वनस्पतियां समझ लिया। यानी कि यहाँ अगर ए आदमी है तो उसको या तो सदाबहार होगा या तो पतझड़ होगा। देखो यहीं पर बी आदमी को शीतोष्णकटिबंधीय में ये सारे वन देखने को मिलेंगे। उसी तरह अगर हम लोग मानते हैं सी आदमी इस ऊंचाई के बीच कहीं यहाँ पर कहीं है तो इसको क्या देखने को मिलेगा? तो अगर हम लोग अल्पाइन देखें, देखिए कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो शंकु की तरह, देखिए आप देखते होंगे ऐसे वृक्ष बने होते, ऐसे होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे वृक्ष होते हैं। ये देखिए ये इसे शंकु की तरह बना हुआ है, इसे को शंकुधारी या एक कोण की तरह है, कोणधारी, या इन्हीं में एक प्रमुख वृक्ष अल्पाइन है, इसलिए इसका नाम अल्पाइन हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग इन पे देखें, इनमें कौन कौन वृक्ष देखिए आते हैं, तो उनमें हम लोग देखें तो इनमें सबसे प्रमुख वृक्ष है अल्पाइन। ये देखिए जो कि 2500 से लेकर 4500 मीटर के ऊपर उड़ता है, अल्पाइन है। फिर इसके अलावा ऐसा नहीं, यहाँ भी देवदार है, समझिए बात, क्योंकि भाई वृक्ष है उनके, लेकिन मुख्यतः यहाँ का वृक्ष है, वो यहाँ का मुख्य वृक्ष कौन है? अल्पाइन है। देवदार यहाँ भी है, चीड़ यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि हमने 1500 मीटर के ऊपर देवदार मिलता है, यहाँ ज़्यादा मिलता है, यहाँ कम मिलता है, यहाँ मुख्यतः कौन है? अल्पाइन हो जाएगा। इन सब के अलावा देखिएगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, पाइन, ब्लू पाइन, फर्न, समझिए सारे वृक्ष जो हम लोग देख रहे हैं, पाइन, ब्लू पाइन, फर्न, सनोवर, स्प्रूस, सनोवर, स्प्रूस, जूनिपर, ये देखिए सारे वृक्ष देख रहे हैं। अल्पाइन, देवदार, चीड़, जर्मन सिल्वर, पाइन, ब्लू पाइन, फर्न, सनोवर, स्प्रूस, जूनिपर, ये सारा वृक्ष आपका, चिलगोजा, चिलगोजा, ये सारा वृक्ष कहाँ मिलेगा? देखिए हमको ये सब अल्पाइन या शंकु वनस्पति के प्रकार है। तो समझ सकते हैं उसी समय अगर हम लोग एक टाइम पे बात करें दोपहर को 11 बजे, यहाँ व्यक्ति को अलग, यहाँ अलग, और देखो यहाँ पर अलग। अब हम लोग आते हैं डी व्यक्ति, मान लेते हैं कोई डी व्यक्ति यहाँ है, ये जो 4500 के 4800 मीटर ऊंचाई पर वो आपका माउंट क्लाइंबिंग कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर क्या है, ये वृक्ष है मांस, लाइकेन, ये देख लीजिएगा मांस है, लाइकेन वृक्ष है यहाँ पर। इन सब के अलावा आपका काई है, बुरंस है, काई है और बुरंस, ये देखिए। उसके बाद ये बर्फ जमी हुई है, इसके बाद ये पूरा बर्फ जमी, ये ट्री लाइन है। यानी कि अगर हम लोग देखें 4800 मीटर तक के मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में आपको वृक्ष मिलेंगे, उसके ऊपर आपको लगभग बर्फ जमा मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बेसिक देखिए, मैंने बताया पर्वतीय वनस्पति किसे कहते हैं, मैंने बता दिया था। पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः देखिएगा ये 1500 मीटर को इसलिए कहा जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको मुख्यतः पर्वतीय वनस्पति कहा जाता है। मुख्यतः वही पर्वतीय वनस्पति है। ये सब तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पतझड़ पड़ चुके हैं जो इस ऊंचाई पर पाई जाती है। इन सब के अलावा हम लोग कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर बढ़ने के बाद जलवायु एवं धरातलीय दशाओं में परिवर्तन होने की वजह से ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति के अनुक्रम में व्यापक परिवर्तन होता है। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात कहते हैं तो तापमान में कमी, वायुदाब में कमी, नमी की मात्रा में अंतर,
वर्षा की मात्रा में अंतर, हवाओं की गति एवं हल्केपन में अंतर, ये सब भूमि के अनुपजाऊ होने, इन सब कारणों से अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमको अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग वनस्पतियाँ मिलती हैं। अब कोई पूछे कौन कौन है, तो हमने बता दिया कि यहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पतझड़ जो पढ़ चुके वही वनस्पतियों प्रकार यहाँ समझ लिखी से हमने नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके उपाय जाने पर 15 से 25 के बीच में शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, 2500 से 4500 के बीच में अल्पाइन शंकुधारी या टैंगा या कोड़धारी वन, जिनमें ये सारे वन आते हैं। उसके ऊपर टुंड्रा वनस्पतियाँ हैं, फिर उसके ऊपर आपको बर्फ जम जाता है, यानी ये इसकी ट्री लाइन हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बेसिक अंतर बताया, जो मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया कि क्या अंतर मिलता है, ये हम लोगों ने देख लिया। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें थोड़ा और इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए समझिए बात को, ये है पूर्वी हिमालय, यानी अब हम पर्वतीय क्षेत्र में भी कभी कभी यूपीएससी में या इंटर में पूछ लिया जाता है पश्चिमी हिमालय, इनमें भी वनस्पतियों में अंतर पाया जाएगा। अब जरा हम लोग अगर इंडिया के मैप को देखें और समझने का प्रयास करें, ये देखिए, हम हिमालय को जरा देखें तो देखिए हमारा हिमालय कुछ ऐसे फैला, ये देखिए, ये समझिए, ये पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। खुद आप देखिए जरा, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। अगर हम लोग केवल अंतर बेसिक समझें, कर्क रेखा मतलब टेम्परेचर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि अगर हम लोग समझें तो ये देखिए, ये कर्क रेखा के नज़दीक है और ये लगभग कर्क रेखा से पश्चिमी हिमालय दूर है। अंतर क्यों, यानी कि ये कर्क रेखा के नज़दीक है, ये विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। ऊंचाई में तो छोड़ दीजिए, ऊंचाई में जो अंतर होता है हालांकि हम एक बेसिक अंतर देख रहे हैं पूरी पश्चिमी हिमालय में। दूसरा देखते हैं भाई, ये समुद्र तट है, ये समुद्र तट से ये नज़दीक है और ये समुद्र तट से बहुत दूर है, देखिएगा। तो समुद्र तट से ये नज़दीक है, यानी कि समुद्र तटीय प्रभाव इस पर ज़्यादा, इस पर कम होगा पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय कर्क रेखा के नज़दीक, विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम होगा। हम लोग अगर वर्षा के पैटर्न को अगर हम लोग देखें, अगर मानसून वर्षा को अगर हम लोग समझें, ज़रा देखें मानसून वर्षा के बारे में, तो देखिए ये देखिएगा, इधर की जो शाखा का मानसून होगा ये ऐसे देखिए जाके और ऐसे, और ये ऐसे वर्षा करता है, ऐसे, यानी यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ वर्षा जो होगी इस पूरे पूर्वी हिमालय में 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और यहाँ पे कहीं 100 तो कहीं कहीं पे 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी वर्षा की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है, टेम्परेचर में अंतर है, समुद्र से दूरी में अंतर है। हम लोग देखें और तो और यहाँ वर्षा होने के बाद 20 दिन बाद यहाँ वर्षा होती है, वर्षा के दिनों में समय में भी अंतर है। तो अगर हम लोग देखें तो पूर्वी हिमालय कर्क रेखा के नज़दीक है, इसलिए उस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। समुद्र के नज़दीक है तो समुद्र तटीय प्रभाव उस पर है, उस पर नमी की मात्रा उसके पास ज़्यादा रहेगी। वर्षा यहाँ ज़्यादा मात्रा में होती है, यहाँ पर वर्षा अधिक समय तक होती है। तो इन सब वजह से अगर हम लोग देखें तो पूर्वी पश्चिमी हिमालय के वनस्पति में व्यापक अंतर पाया जाता है। पूछा जाता है यूपीएससी में या इंटरव्यू बोर्ड में कि पूर्वी पश्चिमी हिमालय में अंतर की वनस्पतियों में अंतर क्यों पाया जाता है। तो देखिए, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पे जाने पे अंतर था, वो तो आपको समझ गए, वो मैंने बिंदु बता दिया। अब अगला पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होगा। हिमालय में भी पूर्वी हिमालय में अलग, पश्चिमी हिमालय में अलग, तो क्यों है तो आप बता दीजिए कि पूर्वी जो हिमालय है वह समुद्र तट से नज़दीक है, इसलिए उस पर समुद्री प्रभाव अधिक होता है। पश्चिमी हिमालय समुद्र तट से अत्यधिक काफ़ी दूर है, इसलिए उस पर आपका पश्चिमी प्रभाव, समुद्र तटीय प्रभाव कम रहेगा। पूर्वी हिमालय कर्क रेखा विषुवत रेखा के अपेक्षाकृत नज़दीक है, कर्क रेखा के नज़दीक है, और वो कर्क रेखा से दूर है। वो लगभग कर्क रेखा से अगर हम लोग देखें कलकत्ता के आसपास कर्क रेखा जाती है, उसके ऊपर असम में हिमालय है, आप समझिए। तो कर्क रेखा से लगभग 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक दूरी पर है, और ये लगभग 1200 किलोमीटर तक
दूरी तक आप समझ सकते हैं। वर्षा यहाँ पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में मैक्सिमम 100 तक, कहीं कहीं पर तो 40 तक भी होती है। वर्षा के में मात्रा में अंतर है। यहाँ तक कि यहाँ वर्षा लगभग 20 दिन पहले हो जाती है, वहाँ लगभग 20 दिन बाद वर्षा होती है, कम भी होती है और लेट में भी होती है। इन सबसे पूर्वी पश्चिमी हिमालय में अंतर पाया जाता है। कोई आज के बाद पूछे तो आप इस बात को बता सकते हैं। ये बेसिक अंतर रहेंगे। सब बुकलेट में मैंने लिखवा दिया है, बाकी मैं आपसे पहला देखिए अंतर, देखिए पहला अंतर क्यों है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो पूर्वी हिमालय जो है, देखिए पहले क्यों है कि ये कर्क रेखा के नज़दीक है। कोई आपसे पूछे कर्क रेखा के नज़दीक, अब ये नज़दीक तो वो दूर हो जाएगा। ये समुद्र तट के नज़दीक है। अगला देखिए यानी समुद्र तटीय प्रभाव। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है, वर्षा की मात्रा अधिक है। देखिए यहाँ वर्षा आपका प्रारंभ में होती है। ये सब अंतर हो जाएंगे। यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा है, ये देखिए। इसीलिए अगर आप इसका अंतर समझेंगे, समझिए यहाँ 4800 मीटर तक, समझिए बात को, और यहाँ पर मात्र 4400 मीटर तक ही वृक्ष मिलते हैं। यानी इसकी जो ट्री लाइन है पूर्वी हिमालय की और पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन, यहाँ केवल 4400 तक वृक्ष मिलेगा, उसके बाद यहाँ बर्फ़ मिल जाएगा। और यहाँ 4800 तक और थोड़ा 400 मीटर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अपेक्षाकृत, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती, इसलिए यहाँ पर पेड़ और अधिक ऊंचाई तक मिल जाते हैं। इसलिए कहा था कि पश्चिमी हिमालय की जो ट्री लाइन है, देखिए वो कम ऊँची है। ये ट्री लाइन, इसकी ऊंचाई कम है, मात्र 44 तक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है देखिएगा, अधिक है, 48 तक। ये भी एक बार पूछा गया है कि पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है कम है, तो कहेंगे आप कम है। उसकी 4800 है, इसकी 4400 ट्री लाइन है। ये भी आप बता सकते हैं। क्यों है? इन्हीं सब कारणों से कि पूर्वी हिमालय कर्क रेखा के नज़दीक है। पूर्वी हिमालय कर्क रेखा से लगभग 100 से 250 किलोमीटर दूरी तक है, वो लगभग 1200 किलोमीटर दूरी तक है। यहाँ वर्षा भी अधिक होती है, समुद्र तट के नज़दीक भी है। यहाँ पर आपका नमी की भी मात्रा है। यहाँ पर जो चक्रवात बंगाल खाड़ी में आते हैं, उन सबका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है। उन सबसे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अंतर मिलता है। ये अंतर आप बता सकते हैं। कोई पूछे क्यों अंतर है, तो आपने बता दिया इन कारणों से अंतर। क्या अंतर है? अब क्या अंतर है, देखिए दो अभी अंतर मैंने बता दिया। अंतर ये है, अंतर मात्र 1500 तक अंतर है, बस 1500 मीटर तक, और यहाँ 1500 मीटर तक। जैसे अगर X आदमी है, ये यहाँ पर 900 मीटर तक चढ़ेगा इस क्षेत्र में, देखिएगा तो 0 से, तो उसको वनस्पति यहाँ मिलेंगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। समझिए बात को, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। सदाबहार वनस्पति वो भी आपका आर्द्र सदाबहार, मतलब वर्षा वाला। यानी कि इन क्षेत्रों पे आप जाओगे तो आपको आर्द्र सदाबहार वनस्पति मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद आपको 900 से लेकर 1500 तक जो मिलेगा देखिएगा, वो आपको आर्द्र पर्णपाती मिलेगा। यानी कि पर्णपाती या पतझड़ वन। समझिए बात को, यानी कि 900 से लेकर 1500 मीटर तक कोई व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति, देखो ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो यहाँ पर इसको आपको महोगनी ये सब, मतलब यानी कि इसको अगर हम लोग देखें तो इसको सदाबहार, खासकर रोडोडेंड्रॉन, यहाँ पर महोगनी नहीं है, सादर बहार में अगर हम लोग देखें तो रोडोडेंड्रॉन जो सिक्किम में पाई जाती है, रोडोडेंड्रॉन या जो चंपा के वृक्ष हैं, इनकी अधिकता मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। और अगर हम उसी समय हम लोग पश्चिमी हिमालय में देखें, देखिए तो इतनी ऊंचाई पर 900 मीटर तक आपको यहाँ पर शुष्क पर्णपाती मिलेंगे, आप सदाबहार मिलेंगे, और यहाँ पर आपको शुष्क पर्णपाती मिल जाएंगे। यही अंतर हो जाएगा। समझिए क्यों? क्योंकि वर्षा की मात्रा यहाँ पे कम है इसलिए शुष्क, यहाँ पर अधिक है इसलिए आपको बस अंतर। बाकी 1500 से लेकर तक के बीच में जो सेम है वही है शीतोष्णकटिबंधीय, फिर अल्पाइन, फिर टैंगा, टुंड्रा। अंतर ये है कि 4800 तक है और ये आपका 4400 तक है। यहाँ पर आपको टुंड्रा की मात्रा कम मिलती है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो आपसे कोई कभी सब बताए तो आप ये दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है मैंने बता दिया, वो 4 कारण: कर्क रेखा से दूरी, समुद्र तट का प्रभाव,
विषुवत, उसके अलावा आपका वर्षा की मात्रा, वर्षा का समय, इन सब की वजह से पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमको समझ में क्लियर, हम लोगों को समझ लेना चाहिए क्यों आखिर अंतर। कोई पूछे उसका आप जवाब बता दीजिए। किसमें कौन कौन प्रजातियां हम लोगों ने देख लिया है। उसी तरह ये तो हम लोगों ने उत्तर भारत को पढ़ा, उत्तर भारत हमने देख लिया कि उत्तर भारत में पूर्वी हिमालय पढ़ लिया, पश्चिमी हिमालय पढ़ लिया, पूरा ऊंचाई तक पढ़ लिया। दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखें, दक्षिण भारत में ये देखिए, तो दक्षिण भारत में मुख्यतः दक्षिणी सह्याद्री, ये देखिए मुख्यतः दक्षिणी सह्याद्री में खासकर पालनी, अन्नामलाई, ये देखिए, और प्लस आपका नीलगिरी, इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है देखिएगा, इसमें ये 1500 मीटर के ऊपर ये देखिए यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति है, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति। लेकिन अंतर क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि ये शीतोष्णकटिबंधीय में आपको यहाँ पर देवदार नहीं मिलेगा, आपको ओक नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको सेल्डर नहीं मिलेगा, चेस्टनट नहीं मिलेगा, सिडार नहीं मिलेगा, ये है। और नीचे आपका उपोष्णकटिबंधीय है, ये देखिए। अब यहाँ का जो उपोष्णकटिबंधीय यानी 1500 मीटर की ये देखिए जो वनस्पति है, इसको स्पेशली कहा जाता है सोलाज वन, सोलास वन या सोला वन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलास वन कहाँ के बाद मिलेंगे, दक्षिणी पहाड़ी सह्याद्री पर। कहाँ पर, पलनी, अन्नामलाई, नीलगिरी क्षेत्र पे। कहाँ पर, उससे भी 1500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास वन या सोला वन के रूप में जाना जाता है। ये हम लोग देख ले रहे हैं। अब ये जो वन देख लीजिए, इनके अंदर अगर हम लोग देखें जो प्रजाति हैं वो कौन कौन है, ये देखिए, लायरेल, वाटेल, मायरोवलान, मैग्लोनिया, सिनकोना, यूकेलिप्टिस, ये देखिए। तो ये वनस्पतियाँ देखिए आपको थोड़ा आपको अलग दिख रही है। जो सोलाज वन है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लारेल, वेटेल, मैग्लोनिया, सिनकोना, मैरोवलांस, ये सारी जो वनस्पतियाँ हैं देखिएगा, ये शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ जो लगभग शुष्क जो हमारा सदाबहार थी लगभग उसी टाइप की ये भी हैं, लेकिन ये अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। तो आज के बाद कोई पूछे कि सोला वन कहाँ पाए जाते हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ दक्षिण भारत के में, खासकर पलनी, अन्नामलाई और नीलगिरी में। इसके अलावा हम लोग देखें यही वन कुछ विंध्याचल में भी मिलते हैं, विंध्यन एवं सतपुड़ा में, लेकिन वो ऊंचाई पर, ठीक, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये दक्षिण भारत के जो वन हो जाएंगे, जिनको हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखिए पर्वतीय वनस्पतियों में बड़ा सिंपल था, एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। पर्वतीय वनस्पतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं, जो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, नागालैंड, त्रिपुरा या जो भी पहाड़ी क्षेत्र, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती है। दक्षिण भारत में मुख्यतः दक्षिणी सह्याद्री पर, खासकर अन्नामलाई, पलनी और आपका नीलगिरी क्षेत्र मिलते हैं, जहाँ पर इनको सोलास वन कहा जाता है। इन पर्वतीय वनस्पतियों में पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर चढ़ने पर जलवायु एवं धरातली दशाओं में अंतर के कारण वनस्पतियों के अनुक्रम में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में कमी, वायुदाब में कमी, वर्षा की मात्रा में कमी, इनके साथ साथ नमी की मात्रा में कमी के साथ साथ हवाओं का हल्कापन, धीमापन या मिट्टी के उपजाऊ होने के कारणों की वजह से वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलता है। क्या दिखता है हमने बता दिया कि 1500 से तक जाएंगे तो आपको सदाबहार पतझड़ कुछ मिल सकते हैं। 1500 के ऊपर जो कि पर्वतीय वनस्पति होते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलेंगी। उसके बाद हम लोग आगे आपको अल्पाइन, टाइगा या आपको कोटधारी या आपको संगुधारी मिलेंगे। उसके ऊपर आपको टुंड्रा वनस्पति मिल जाएंगी। ये हम लोग देखा 1500 से 2500, 2500 से 4500, 4500 से 4800, फिर उसके ऊपर मुख्यतः आपको बर्फ मिल जाती है। इन सब के अलावा और अंतर हम लोगों ने व्यापक अंतर देखा तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। कारण क्या है, खासकर वो नीचे के 1500 मीटर के क्षेत्र तक ही देखने को मिलता है। कारण उसका क्या है, मैंने बताया है कि समुद्र तट से दूरी, कर्क रेखा के नज़दीक होना,
वर्षा की मात्रा, नमी की मात्रा, इन सब कारणों से पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी हिमालय में सबसे निचले हिस्सों पर आपको सदाबहार वनस्पति है, उसके ऊपर आपको आर्द्र पतझड़ मिलती हैं, और पश्चिमी हिमालय में सबसे नीचे आपको शुष्क सदाबहार, और उसके ऊपर आपको हम लोगों ने देखा है कि आपको वहाँ शुष्क पर्णपाती वनस्पतियाँ मिल जाती है। आप पर्णपाती वनस्पतियाँ या सदाबहार आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि वो वनस्पतियाँ लगभग मिल जाती है। लेकिन मुख्यतः हमको पर्वतीय हिमालय, हम लोग पर्वतीय वनस्पति पढ़ रहे हैं तो हम 1500 के ऊपर ही पढ़े। दक्षिण भारत में जो शीतोष्णकटिबंधीय हैं उनमें हम लोग देखें तो उनमें हमको देवदार, ओक, मैपिल ये सब न मिलकर हमको वहाँ पर लायरेल, वार्टेल, मैरोवलान, मैग्लोनिया, सिनकोना, यूकेलिप्टस कुछ वृक्ष मिलते हैं जिनको हम लोग सोलास वन के नाम से जानते हैं। ये हमारी पर्वतीय वनस्पति के रूप में हम लोग इनको देख ले रहे हैं। अब पर्वतीय वनस्पति में अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग, मैंने कहा देवदार, जो देवदार था बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष था देवदार। और देवदार को मैंने बताया कि देवदार लगभग शीतोष्णकटिबंधीय वृक्ष है, इसका मतलब 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, पूछा गया है। ये लगभग 30 मीटर ऊंचा है, 6 से लेकर 10 मीटर चौड़ा, सुगंधित तेल इससे निकलता है। सब बुकलेट में कर सुन लीजिए। चीड़ का जो वृक्ष है, देखिए चीड़ से लीसा नामक एक पदार्थ निकलता है उसका, और लीसा का हम उपयोग जो करते हैं रेजिन बनाने में, हम लोग उसको उपयोग करते हैं। बिरोजस टर्पेंटाइन बनाने में उपयोग करते हैं, उसका तारपीन का तेल बनाने में, कागज उद्योग में, साबुन पेंट उद्योग में उसको उपयोग। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है, अर्थव्यवस्था की मजबूती का है लीसा। तो लीसा चीड़ नामक वृक्ष से मिलता है, ये हम लोग देख लेते हैं। रेलवे के जो स्लीपर होते हैं, जो रेलवे के बनाए जाते हैं, वो आपका ब्लू पाइन से बनता है। बिलो नामक आपका लकड़ी से कश्मीर में क्रिकेट का बल्ला बहुत बनता है, वो हम लोग देखते हैं। ये सब आपको मैटर में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। तो कुछ लकड़ियाँ जो ऐसी हैं जिनसे क्या क्या किसके लिए फेमस हैं वो हो जाएगा। मतलब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो पर्वतीय वन को बताना था। तो पर्वतीय वन क्या है वो हम लोगों ने देखा, कहाँ पे पाए जाते हैं, उनमें अंतर ऊंचाई पर क्यों होता है, हिमालय में आपसी अंतर क्यों, दक्षिण भारत पर्वतीय वन को सोलास वन कहते हैं, उनमें कौन कौन प्रजातियाँ होती हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब कोई भी सवाल इसके बाहर पर्वतीय वन से रहने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, एक बार मैटर पढ़ लीजिएगा तो पर्वतीय वन की सारी जो विशेषताएं होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये हम लोगों का अगला हमारा जो रहेगा वो मैंग्रोव वन पर रहेगा। फिर हमारा वनस्पति के जो हमारे टाइप्स थे 6 तरह के प्रमुख, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे हम आएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रीजन्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, ये हम लोग पढ़ लेंगे। उससे को हम उसमें भी सवाल पूछा तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।